वेलकम टू नर्सिंग इज ऑनेस्टी। सो टुडेज टॉपिक इज राइटिंग पैटर्न। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम राइटिंग पैटर्न पे एक वीडियो अपलोड कीजिए, सो दैट्स वाई मैंने इस टॉपिक को आज पिक किया है। सो देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड आपको क्वेश्चन को राइट डाउन करना नहीं आता है, एक करेक्ट वे में एक्सप्लेन करना नहीं आता है, तो आपको उस कॉन्सेप्ट क्लियर होने का कोई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। मार्क्स जो है वो वहीं पर कट ऑफ हो जाएंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1 मार्क के क्वेश्चन से लेकर 15 मार्क्स के क्वेश्चन तक बताऊंगी कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कितने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन पेपर आया एंड फर्स्ट क्वेश्चन उसमें आता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, जो कि मेनली क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है। सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। तो मान लीजिए आपको 6 टर्म्स दी गई है क्वेश्चन पेपर में एंड इन 6 टर्म में से आपको एनी 5 टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, एनी 5 टर्म्स को आपको अटेम्प्ट करना है। तो आप किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे? तो सपोज कीजिए फर्स्ट टर्म आपकी है पीपीएच, जो कि हमने प्रीवियस टॉपिक में ही क्लियर किया है। पीपीएच एक्चुअली पीपीएच का जो टॉपिक है वो हमारा कंटिन्यू है, तो उस पर भी वीडियो जल्दी आने वाली है। तो पीपीएच भी हम कंप्लीटली कवर करेंगे, 3 to 4 पार्ट्स आई थिंक उसके बन जाएंगे। सो देखिए, सपोज कीजिए फर्स्ट टाइम पीपीएच दी हुई है, देन आपको नेक्स्ट टर्म दी हुई है एपिज्यूटमी, लेबर, एंटीपार्टम हेमरेज को एक्सप्लेन करना है। मींस 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। एमसीआर एंड लास्ट वन इज फोरसेप्स डिलीवरी। ओके, सो मान लीजिए 6 टर्म्स आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई हैं एंड 1 मार्क का ईच टर्म है। टोटल हो गए 5 मार्क्स एंड इनमें से कोई भी 5 आपको अटेम्प्ट करनी है, एनी 5 आउट ऑफ दीज 6। ओके, सो मैं फर्स्ट टर्म बताती हूँ पीपीएच। देखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज। सो क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर बहुत ही क्लैरिटी से आपको डालना है और उसे हाईलाइट करना है, जैसे मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है। एंड फर्स्ट है पोस्टपार्टम हेमरेज। ओके, तो हमने जो टॉपिक है, जो टर्म है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसे हाईलाइट करना होता है। जैसे कि हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं, तो इसे हाईलाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं। देखिए, पोस्टपार्टम हेमरेज की डेफिनेशन क्या होती है। पोस्टपार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज ब्लीडिंग फ्रॉम द जेनिटल ट्रैक्ट फॉलोइंग द बेबीज बर्थ अप टू द 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। सो पोस्टपार्टम हेमरेज की जैसे हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या करते हैं, वो यहाँ से डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं एंड देन कंटिन्यू कर देते हैं। तो ये जो टॉपिक है, टर्म है, ये हाईलाइट नहीं हो पाती है। ये इतनी छोटी छोटी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखिए, इससे क्या होता है, आपके एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता एग्जामिनर पे। तो आज से स्टार्ट करना है। देन जो सेकंड रो है, सेकंड रो में आपको यहाँ से स्टार्ट करना है एंड देन थर्ड रो से आप बिल्कुल ही स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिए, अगर इस तरीके से आप इसे लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो टर्म है वो हाईलाइट हो रही है। तो इससे एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे और आपके मार्क्स जो है वो भी कट ऑफ नहीं होते हैं। और आपको इसी तरह से डेफिनेशन दे देनी है। अब डेफिनेशन में आप टाइप्स भी ऐड कर सकते हो। जैसे आपने इसे डिफाइन कर दिया, देन आप लिखेंगे पोस्टपार्टम हेमरेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू फर्स्ट वन इज थर्ड स्टेज हेमरेज, देन प्राइमरी पीपीएच एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी पीपीएच। तो उसे भी आप इसमें ऐड कर देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पुटअप होता है, तो आप इसमें क्लासिफिकेशन ऐड जब करेंगे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसमें आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, अब 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं। मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो सपोज कीजिए पीपीएच पर ही 3 मार्क्स का क्वेश्चन अराइज हुआ है। सो आपको जो जीएनएम के या फिर नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं या फिर और भी जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है क्वेश्चन को। तो देखिए, फर्स्ट है डिफाइन पीपीएच,
then explain the classification of PPH, and after that आपसे पूछा गया है clinical features of PPH. बेसिकली ये क्वेश्चन तो एक ही है बट इसे पार्ट्स पे डिवाइड कर दिया गया है, तो आप पार्ट्स को देख के कंफ्यूज ना हो. एंड ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, सपोज कीजिए. तो पार्ट्स को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ इसे डिवाइड किया गया है. तो सबसे पहले मैंने आपको जिस तरीके से पहले बताया था कि पीपीएच की डेफिनेशन आप किस तरीके से देंगे, तो डेफिनेशन दे देनी है. इस फॉर्म में इसे आप हाईलाइट कर देंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, ओके, देन पीपीएच को डिफाइन करेंगे. ओके, सो इस टर्म को हाईलाइट कर देना है इस तरीके से. ओके, ये हमारा हो गया पीपीएच. नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ पीपीएच. तो हमें क्लासिफाई देखो किस तरीके से करना है. ये देखिए, तो जैसे आप सब लोग जानते हो कि इसे 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है. तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन दे सकते हैं. थर्ड स्टेज हेमरेज एंड प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच. अब देखिए क्लासिफिकेशन को इतना ही नहीं छोड़ेंगे क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन देनी है. देन इस तरीके से आप एक डायग्राम बना सकते हैं. आफ्टर दैट आप थर्ड स्टेज हेमरेज को फर्स्टली एक्सप्लेन करिएगा. आफ्टर दैट हम TSH इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में लिखकर इस पॉइंट को हाईलाइट करेंगे. देन जैसे मैंने को पहले बताया था उसी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर देंगे कि थर्ड स्टेज हेमरेज होती क्या है. इन द थर्ड स्टेज हेमरेज ब्लीडिंग अकर जस्ट आफ्टर द एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा. तो वो आप लिख सकते हैं थर्ड स्टेज हेमरेज. देन प्राइमरी पीपीएच को तो इस तरीके से पॉइंट्स बना देने हैं ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए. देन से आप प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ओके, सो क्लासिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी. एंड इसके साथ आप कॉजेज को भी जोड़ सकते हैं, जैसे TSH, सॉरी इसे ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है, ये मैंने थर्ड स्टेज हेमरेज एज अ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. सो थर्ड स्टेज हेमरेज के कॉजेज आप लिख सकते हैं, इसी में ही इंक्लूड कर सकते हैं. एक्सप्लेन जब आप कर रहे हैं तो साथ में कॉजेज जोड़ दीजिए कि थर्ड स्टेज हेमरेज अकर ड्यू टू बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज. एंड आप लिख सकते हैं टॉनिसिटी ऑफ द यूट्रस, ट्रोमैटिक हेमरेज इन द थर्ड स्टेज, या फिर ब्लड कोगुलेशन डिसऑर्डर्स. तो वो सब आप इसमें इंक्लूड कर दीजिएगा. जैसे प्राइमरी पीपीएच है तो उसकी भी हम डेफिनेशन दे देंगे, देन कॉजेज दे देंगे. सेकेंडरी पीपीएच के भी हम कॉजेज दे देंगे साथ में. तो सेकेंड जो पार्ट है वो भी हमारा इजीली बन जाएगा. अब थर्ड वन की बात करते हैं, क्लिनिकल फीचर्स. अब क्लिनिकल फीचर्स जब हम दे रहे हैं तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं क्लिनिकल फीचर्स. इस तरीके से हाईलाइट करेंगे हेडिंग को. ओके, तो ये हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं. ओके, ऐसे क्लिनिकल फीचर्स, साइन एंड सिम्टम्स नोट डाउन कर देंगे. तो आपका फुल क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा और आपको पूरे 3 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे. अब हम देखते हैं अगर शॉर्ट नोट आ जाता है एग्जाम में तो हम किस तरीके से उसे अटेम्प्ट करेंगे. इसको ही लेकर चलते हैं. मान लीजिए पीपीएच पर शॉर्ट नोट आ गया है पोस्टपार्टम हेमरेज पर. ओके, तो शॉर्ट नोट आ गया है आपका 5 मार्क्स में, तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीपीएच की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था, इस पॉइंट को हाईलाइट करना है. ओके, पीपीएच की डेफिनेशन हम दे देंगे. अब देखिए डेफिनेशन हमने दे दी है. अगर ऐसे ही लिखा आता है तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है, पोस्टपार्टम हेमरेज. देन पीपीएच की डेफिनेशन देनी है, इंट्रो देना है. आफ्टर दैट हम इसे क्लासीफाई करेंगे शॉर्ट नोट में. देखिए शॉर्ट नोट में आपको जितना आता है उतना आप लिख सकते हैं. नहीं है कि इसमें आपको पूरा टॉपिक ही लिख देना है 5 मार्क्स में, ऐसा नहीं है. आपको देखना है, आपको ओवर राइटिंग भी नहीं करनी है, तो आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है. देखिए क्लासिफिकेशन नोट डाउन करेंगे हम.
सो इसे क्लासिफाई कर देंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। देन ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, देन हम इन्हें एक्सप्लेन कर देंगे और वो जो टर्म है वो भी हाईलाइटेड होनी चाहिए, जैसे कि पीपीएच हम हाईलाइट कर रहे हैं। ओके, बहुत ही क्लैरिटी से एग्जाम को अटेम्प्ट करना होता है ताकि एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। ओके, अब क्लासिफिकेशन हमने दे दी है, इन टर्म्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब क्लिनिकल फीचर्स की टर्न आती है, तो हम क्लिनिकल फीचर्स दे देंगे। अब देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आप थर्ड स्टेज हेमरेज के कॉजेज लिखिए या प्राइमरी पीपीएच के कॉजेज लिखिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट नोट है, तो हमें बहुत ही कम वर्ड्स में पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करना है और हर एक टॉपिक को आपको पिक करना है। ऐसा नहीं है कि 5 मार्क्स में आपने पीपीएच की डेफिनेशन दे दी, देन आपने क्लासीफाई कर दिया, क्लासीफाई को एक्सप्लेन कर दिया, इनके कॉजेज जोड़ दिए एंड क्लिनिकल फीचर्स तक ही आपने छोड़ दिया। अब आपको लगता है कि जितने वर्ड्स का था उतना तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपको लेंथ नहीं देखनी है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आपने लेंथ नहीं देखनी है, आपने ये देखना है कि क्वेश्चन में हमने कौन कौन से टॉपिक एक्सप्लेन करे हैं। देखो, पीपीएच के बाद उसकी क्लासिफिकेशन दी, अब क्लासिफिकेशन के आप ओनली टॉपिक्स के नेम दे दीजिए, चाहे आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कीजिए। नेक्स्ट क्लिनिकल फीचर्स की बात आती है, एटलीस्ट 5 to 6 साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर लिख दीजिए। ओके, देखो कोई भी डिजीज हो उसमें वाइटल साइन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो वाइटल साइन जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पायरेशन, टेम्परेचर, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर कोई भी डिजीज पेशेंट को अगर हो रही है रिलेटेड टू प्रेगनेंसी या फिर ब्लीडिंग हो रही है, तो वाइटल्स डिस्टर्ब होंगे, तो उनसे रिलेटेड आप साइन एंड सिम्टम्स लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो आप अनीमिया भी एक साइन एंड सिम्टम लिख सकते हैं, या फिर आप साइन कोप भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो साइन कोप भी एक कॉमन सिम्टम शो होगा, पेशेंट को चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो रहा है। तो देखिए क्लिनिकल फीचर्स हमने लिख दिए हैं कि हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिखेंगे। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अगर आपको नहीं नॉलेज है टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपको पता है कि कोई भी अगर गायनी से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो अल्ट्रासोनोग्राफी तो हम करते ही हैं, तो इसमें अल्ट्रासोनोग्राफी हम लिख सकते हैं। और उससे पहले लिखना चाहो तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो वो सब हम लिख सकते हैं इसमें। ओके, पहले प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे, और प्रिवेंशन से बात पहले आती है मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट हम लिख देंगे इसकी। अब मैनेजमेंट को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, देखिए देखिए इसमें मेडिकल मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके सॉरी, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है। नर्सिंग मैनेजमेंट ज़्यादातर डिजीज़ की कॉमन होती है, जैसे कि वाइटल साइन आपको मॉनिटर करने हैं, यूरिन इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करना है, इमोशनल साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है पेशेंट को। तो अगर आपके एक्सपेक्टेशन से जो ब्लीडिंग है ज़्यादा है, देन हम ऑब्स्टेट्रिशियन को कॉल करेंगे। तो इस तरीके से आप नर्सिंग मैनेजमेंट इजीली लिख सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेडिकल मैनेजमेंट लिख सकते हैं इसमें आप। ओके, अब इसके बाद देखिए प्रिवेंशन, तो मैनेजमेंट को भी जब आप मेडिकल और नर्सिंग मैनेजमेंट लिख रहे हैं तो उन्हें भी हम हाईलाइट करेंगे एंड देन हम पॉइंट्स में लिखेंगे। कभी भी पैराग्राफ में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, पैराग्राफ में कभी नहीं करना है। पैराग्राफ में अगर आप अटेम्प्ट करेंगे मार्क्स कट ऑफ हो जाएंगे। अब देखिए प्रिवेंशन लिखेंगे इसमें, तो आपको क्या करना है, जब शॉर्ट नोट लिखना होता है ना तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, डिफाइन कर दो। देन क्या करना है, जैसे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन लिख रहे हो उसमें भी ज़्यादा आपको नहीं आता है तो आप थोड़ा लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट में हम पूरे क्वेश्चन को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से लिखेंगे, उसकी लेंथ को इंक्रीज नहीं करना है। सेशन है तो उसमें कॉजेज को ऐड मत कीजिए। प्रिवेंशन लिख रहे हैं हम, तो आपको प्रिवेंशन नहीं पता है पीपीएच की, माना मैंने। अब देखिए आपको कॉजेज पता है, आपको थर्ड स्टेज हैमरेज के कॉजेज भी पता है ना, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा।
देखिए थर्ड स्टेज हेमरेज के कुछ कॉजेज होते हैं, जैसे अटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस अपनी टोन खो देता है, ब्लीडिंग होती रहती है, यूट्रस रिट्रैक्ट नहीं हो पाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है, मसल एग्जोशन हो जाता है पेशेंट को। तो देखिए फुल ब्लैडर अगर रहेगा ना तब भी यूट्रस अपनी टोन खो देगा। तो कॉजेज जो हैं उन्हीं को आप एज अ प्रिवेंशन लिख सकते हैं कि अगर उन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर दें, उन कारणों को हम प्रिवेंट कर दें तो हम पीपीएच से बच सकते हैं। जैसे अ फुल ब्लैडर जैसे मैंने आपको बताया, या जनरल एनेस्थीसिया है, एनेस्थीसिया अगर पेशेंट को हम दे देंगे तो क्या होगा, यूट्रस में अटोनिसिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। और भी अटोनिसिटी होने के बहुत से कारण होते हैं, जैसे एंटीपार्टम हेमरेज जो एक कंडीशंस आती है उसमें प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रेप्शियो प्लेसेंटा, उनकी वजह से भी यूट्रस अपनी टोन खो देता है। या फिर अ फुल ब्लैडर जैसे मैंने आपको बताया, या फिर इनकम्प्लीट सेपरेशन हो रही है प्लेसेंटा की, बहुत से कॉजेज होते हैं। या फिर रिस्क फैक्टर है, जैसे अगर पेशेंट एनीमिक है तब भी उसे पीपीएच की प्रॉब्लम अराइज हो रही है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, जैसे पेशेंट एनीमिक है तो प्रिवेंशन में हम क्या लिख सकते हैं कि एंटीपार्टम हेमरेज में ही अगर हम पेशेंट की प्रॉपर केयर करें तो एनीमिया नहीं हो पाएगा। ओके, पेशेंट का एचबी लेवल हम इंक्रीज कर सकते हैं, फॉलिक एसिड प्रोवाइड करा सकते हैं पेशेंट को एंटीपार्टम पीरियड में, जिससे क्या होगा अगर इन फ्यूचर उसे पीपीएच की प्रॉब्लम अराइज हो भी जाती है तब भी वो विथस्टैंड कर पाए, उस प्रॉब्लम के साथ खड़ी रह पाए। ओके, सो प्रिवेंशन भी हमें पॉइंट्स में लिखनी है, पैराग्राफ कभी नहीं लिखना है, और 5 to 6 पॉइंट्स इनफ है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट नोट। आपको सब चीज पॉइंट में लिखनी है, दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, एक तो सब कुछ आपको पॉइंट्स में नोट डाउन करना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ओके, पैराग्राफ में कभी कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है पैराग्राफ में। और दूसरी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई भी टर्म को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसे आपको हाईलाइट करना है। ओके, यही पीपीएच के क्वेश्चन को अगर 15 मार्क्स में दे दिया जाए, 5 की जगह 15 मार्क्स हो, तब कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अगर 15 मार्क्स में आ जाता है तो हमने भी टॉपिक्स यहाँ पर नोट डाउन करे हैं उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे 15 मार्क्स में। जैसे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे उससे भी पहले हम इसका इंट्रो देंगे, इसकी फुल फॉर्म देंगे, इसे डिफाइन करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, क्लासीफाई में जो टाइप्स है उन्हें बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर देंगे, एंड इसी तरीके से क्लिनिकल फीचर्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे। जितने आपको फीचर्स आते हो 20-25 आप उतने यहाँ पर फीचर्स लिख सकते हैं। देन डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन करेंगे, उसमें भी हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। मान लीजिए कोई सेकेंडरी पीपीएच का केस आता है ना, और उसकी जो डिलीवरी है वो आपके हॉस्पिटल में नहीं हुई है, कोई सेकेंडरी पीपीएच का केस आया तो आप उसकी हिस्ट्री लेंगे ना, तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सब आप लिख सकते हैं। देन हम मैनेजमेंट अगर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें हम 3 तरह की मैनेजमेंट देंगे, उन्हें भी हाईलाइट करेंगे, उनके अंदर के जो पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। देन सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट हम किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, दो ही चीजें ध्यान में रखनी है, पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, एंड सेकंड चीज मैंने आपको बताया, पैराग्राफ में कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, हमेशा पॉइंट्स में लिखना है। सिर्फ ये दो ही चीजें ध्यान में रखनी होती हैं आपको। ओके, अब देखिए अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं आता है, देखिए क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे नहीं भी आता है तो वो भी आप लिख सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। तो पीपीएच का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, सपोज कीजिए पीपीएच का क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता है, डेफिनेशन तक नहीं पता है, मीनिंग तक नहीं पता है, आपने पीपीएच सुना ही नहीं कभी कि पीपीएच का मतलब क्या होता है, पीपीएच भी कोई टॉपिक था, आपने कभी नहीं सुना, बट एग्जाम में देखा, आपने नहीं स्टडी किया हुआ है। सो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे, इसके नेम पे फोकस करेंगे, पोस्ट पार्टम हेमरेज। ओके, सो पोस्ट पार्टम
जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, पोस्टपार्टम पीरियड से कनेक्टेड है। तो इतना आप समझ पाएंगे कि पोस्टपार्टम पीरियड की बात हो रही है। हेमरेज आपको पता ही है, ब्लीडिंग होती है। सो पोस्टपार्टम पीरियड में ब्लीडिंग हो रही है। और पोस्टपार्टम पीरियड कब से स्टार्ट हो जाता है? जब से प्लेसेंटा का एक्सपल्शन हो जाता है। पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फीटस या फिर बेबी एंड प्लेसेंटा। पोस्टपार्टम पीरियड स्टार्ट हो गया। अब आपको क्लासिफाई आप नहीं भी करेंगे ना, तब भी आप इसके बारे में बहुत कुछ लिख पाएंगे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि पोस्टपार्टम पीरियड में ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें देखिए आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें। इसमें 6 वीक्स ऐड नहीं करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लीडिंग हो जाती है जेनिटल ट्रैक्ट से फॉलोइंग द बेबीज बर्थ अप टू द 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। तो 6 वीक्स में कभी भी अगर ब्लीडिंग हो तो 6 वीक्स अगर आपने टॉपिक नहीं स्टडी किया है तो इसे ऐड ना कीजिए। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ब्लीडिंग postpartum hemorrhage is a hemorrhage in which bleeding occur from the genital tract after the delivery of placenta। देखिए ब्लीडिंग हो रही है तो उससे रिलेटेड कौन से साइन सिम्टम शो होते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं इसमें। अगर आपको टॉपिक नहीं भी आता है तब भी आप इसे एक्सप्लेन कर पाएंगे बहुत ही इजीली। और उसके बाद अगर आपको डायग्नोस नहीं पता है देन आप ये तो ऑब्वियस बात है कि अगर गायनी का एग्जाम है आपका, अल्ट्रासोनोग्राफी तो सभी डिसऑर्डर्स में, सभी डिजीज में हम कराते ही हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी आप इसमें राइट डाउन कर सकते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में। देन मैनेजमेंट में आप लिख सकते हैं कि ब्लीडिंग हो रही है तो आप इसे मैनेज किस तरीके से करेंगे वो भी आप बता सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट तो इजीली लिख सकते हैं। तो अगर मान लो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आपने अपने अकॉर्डिंग में एक्सप्लेन कर दिया तो अगर 2.5 या फिर 3 मार्क्स भी मिल जाते हैं तो ठीक है ना। आपको क्वेश्चन नहीं आता था उसमें भी 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ओके, तो हमने गायनी का टॉपिक लिया। अब अगर MSN के एग्जाम की बात करूं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो उसमें भी बहुत सी डिजीज आती हैं। जो डिजीज आती है MSN में, सपोज कीजिए हाइपरग्लाइसीमिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टर्म का मीनिंग जान लेना है। देखिए हाइपर मीन्स हाई, देन ग्लाइसीमिया, यहां तक आपको समझ आ रहा है कि ग्लूकोज की बात हो रही है। ईमिया मीन्स ब्लड, ईमिया मतलब होता है ब्लड, तो हाई ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख पाएंगे। अब आपको ये पता चल गया कि ग्लूकोज में जो ब्लड में जो ग्लूकोज के लेवल है वो हाई है, तो भी आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत कुछ लिख सकते हैं। ओके, और फॉर एग्जांपल पीडिया का टॉपिक है। ओके, उसमें आयोटिक स्टेनोसिस दे दिया है। अगर आयोटिक कनेक्टेड है आयोटा से, एंड स्टेनोसिस का मीनिंग आपको अगर पता हो नैरोइंग होता है। तो आयोटिक स्टेनोसिस मींस आयोटा की नैरोइंग हो रही है। और उसके बाद आपको ये जान लेना है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो एक सजेशन देना चाहूंगी कि जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, चाहे आप उन्हें कंप्लीटली स्टडी ना कीजिए, बट आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज़ है, ये जो डिसऑर्डर है, ये कौन से सिस्टम से रिलेट कर रहा है। आयोटा हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो आप सोच लो कि एक डिसऑर्डर है जो कि फीटस में प्रेजेंट होता है, फीटस के हार्ट में प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोल रहे हैं आयोटिक स्टेनोसिस। आयोटा की नैरोइंग हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने आपको MSN का जो बताया था टॉपिक हाइपरग्लाइसीमिया, तो वो एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप साइन सिम्टम्स लिख सकते हो। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उसमें डिस्निया आपको एक कॉमन सिम्टम शो होगा। डिस्निया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी। तो डिस्निया को भी आप सभी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, सभी में आप डिस्निया तो लिख ही सकते हैं। अगर आप कमेंट डाउन करें तो मैं आपको बता दूंगी सिस्टम वाइज साइन सिम्टम्स, सिस्टम वाइज आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बता दूं। आप इस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि मैं इस तरीके से एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको सिस्टम वाइज बता दूं कि सिस्टम वाइज अगर मान लीजिए एंडोक्राइन सिस्टम से कोई भी डिजीज अगर
क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलती है, तो आप कौन से साइन ऐसे कॉमन साइन सिम्टम्स हैं जो सब डिजीज में लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसी कौन सी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है जो आप डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है जो आप उस डिसऑर्डर में लिख सकते हैं। तो आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूंगी। आज का वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना नोटिफिकेशंस के लिए। एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पीपीएच पे ही होगा। पीपीएच का टॉपिक हमारा कंटिन्यू है, उसे हम कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।